Hello everyone. So today date is 19th February and 2024. We are going to solve some PYQs of electric charge and field chapter of class 12th physics. तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। देखो इस चैप्टर में ये हमारे पास डेरिवेशन बेस्ड चैप्टर है। काफ़ी सारी बहुत मतलब काफ़ी थोड़ा सा बड़ा चैप्टर और डेरिवेशन बहुत बहुत कुछ है इसमें। तो ऐसे तो पूरा चैप्टर एकदम से हम नहीं कर सकते, लेकिन मतलब कि जिस प्रकार के हमारे पास क्वेश्चन अभी होंगे, जिस टॉपिक से रेलिवेंट होंगे या वो कनेक्ट कर रहे होंगे, वो चीजें मैं आपको साथ के साथ बता दूंगी। स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से। 2 पॉइंट चार्जेस, 2 पॉइंट चार्जेस ए और बी हैविंग चार्जेस पॉजिटिव क्यू एंड नेगेटिव क्यू रिस्पेक्टिवली। ठीक है, ये चार्ज उनके पास है। 2 पॉइंट चार्ज है, उनका एक का चार्ज पॉजिटिव क्यू है और दूसरे का माइनस क्यू है। ठीक है, 2 पॉइंट है। आर प्लेस एट सर्टेन डिस्टेंस, मतलब कि अपार्ट एंड फोर्स एक्टिंग उन दोनों, मतलब कि एक दूसरे के थोड़ी सी दूरी पे है वो, और उनके बीच में जो फोर्स एक्ट करी हो कितनी है, एफ। अगर 25% चार्ज ए का, मतलब 25% जो चार्ज ए का उसको हम बी में ट्रांसफर कर दें, तो चार्जेस के बीच की जो फोर्स होगी वो कितनी हो जाएगी, ये यहाँ पे हमसे पूछा गया है। ठीक है, तो सोल्व करेंगे इसको हम। देखो, वी नो दैट फॉर्मूला हमारे पास फोर्स का क्या होता है इसमें, के क्यू स्क्वेयर अपॉन आर स्क्वेयर। ये फॉर्मूला है जो कि आपको याद रखना है, बदलता नहीं है, सभी के लिए सेम ही फॉर्मूला होता है हमारे पास। ठीक है, सो ये हमारे पास ए पॉइंट चार्ज, ये बी पॉइंट चार्ज, इसके ऊपर पॉजिटिव क्यू था, इसके ऊपर ऊपर नेगेटिव क्यू था, राइट। और इन दोनों के बीच का नेगेटिव चार्ज है तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। सो जैसे मैंने ये साइन लगाया, ठीक है, अगर सेम होते तो रिपेल करते और अपोजिट है तो अट्रैक्ट करेंगे, ये चीज आपको पता होगी। ठीक है, ये रेडियस इनके बीच की। उसके बाद क्वेश्चन के अनुसार क्या बोला गया कि अगर 25% चार्ज, किसका, 25% ऑफ चार्ज ए हम ट्रांसफर कर दे बी में, देन फिर क्या होगा। देखो, क्यू ए, क्यू चार्ज इसका क्यू माइनस क्यू अपॉन 4, राइट, इज इक्वल टू एलसीएम वगैरह निकाल के आ जाएगा 3q/4। और क्यू बी की अगर मैं बात करूं, ऑब्वियसली इसने दिया है तो इस वजह से यहाँ पे इसके पास क्या आएगा, माइनस, राइट। 100 का अगर हम ये फोर्थ चौथाई हिस्सा ही तो होता है ना, 25%, राइट। 25% इसका चौथाई हिस्सा हो गया, 50% दूसरा हिस्सा होता है, 75% तीसरा। ठीक है, सो देखो ये क्यू ए ने तो दिया है, इस वजह से यहाँ पे माइनस आया। क्यू बी ने उस चार्ज को एक्सेप्ट किया तो इसके पास क्या आएगा, माइनस क्यू प्लस q/4, यानी कि -3q/4 इसका आ गया। तो आप देखो, फोर्स वन की मैं अगर बात करूँ तो के क्यू ए इंटू क्यू बी अपॉन आर का स्क्वेयर, के इंटू F1 इज इक्वल टू के इंटू आप Q1 का भी लिखोगे 3q/4 का होल स्क्वेयर अपॉन आर स्क्वेयर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3 3 9, 9k/4 4 16 आर स्क्वेयर इज इक्वल टू 9 1 और नहीं 9/16 ऐसे ही आएगा ये। और k/q/r स्क्वेयर मैंने आपको ऊपर एक फॉर्मूला लिखवाया था, अभी k/q/r स्क्वेयर ये क्या हो जाएगा, 4 ये फोर्स का फॉर्मूला है तो इसको हम f कंसीडर करेंगे, तो 9/16 k/q/r स्क्वेयर को हम f लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास इसका करेक्ट आंसर आ गया। काफी इजी क्वेश्चन था, मैं उम्मीद करती हूँ। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे इसका क्या आया है हमारे पास, बी, 9f/16 फॉर्मूले के साथ मैंने आपको करके दिखा दिया है। दो मेटल स्फेयर, वन ऑफ रेडियस, एक की रेडियस कैपिटल आर है, दूसरे की रेडियस 2r है रिस्पेक्टिवली, सेम सरफेस चार्ज डेंसिटी उनकी म्यू, दे आर ब्रॉट, उनको कॉन्टेक्ट में लाया गया। एक बार तो पहले तो उनको पास लाया गया, फिर उनको दूर कर दिया गया, सेपरेट कर दिया। व्हाट विल बी द न्यू सरफेस चार्ज डेंसिटी, उनके ऊपर नई चार्ज डेंसिटी क्या होगी। अब पहले उनको नजदीक लाया गया, फिर उनको सेपरेट कर दिया, तो अब जो नई सरफेस चार्ज डेंसिटी प्रोड्यूस हुई होगी उनके ऊपर, वो यहाँ पे हमसे पूछा गया है। ठीक है, क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है यहाँ पे। इस चैप्टर के आप डेरिवेशंस के जो रिजल्ट है ना, जितने भी डेरिवेशंस के जो भी रिजल्ट हमारे पास है, बस वो फाइनल रिजल्ट आपको याद रख लेना है, वो एज अ फॉर्मूला यहाँ पे इस चैप्टर में हमारे पास जो है काम करेंगे। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है, Q1 इज इक्वल टू चार्ज का, जब डेंसिटी वगैरह की बात कर रखी हो, चार्ज डेंसिटी की, सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो उस कंटेक्स्ट में क्यू इसका जो फॉर्मूला होता है क्या होता है,
म्यू 4 पाई R1 का स्क्वायर, R1 है तो इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये म्यू 4 पाई R का स्क्वायर। ठीक है, Q2 की अगर मैं बात करूँ क्या था, म्यू 4 पाई 2R था, उसमें 2R का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया, म्यू 16 पाई R का स्क्वायर, ये आ गया। डिस्ट्रीब्यूशन के बाद आफ्टर रीडिस्ट्रीब्यूशन, हाँ दोबारा से रीडिस्ट्रीब्यूशन के बाद क्या होगा, Q1 डैश अपॉन Q2 डैश इज इक्वल टू R अपॉन 2R, और सब तो यहाँ पे हमारे पास एक दूसरे से एलिमिनेट हो जाएंगे, राइट। सो ये क्या आ जाएगा, Q2 डैश जो होगा इज इक्वल टू 2Q1, ये पहली इक्वेशन होगी। यानी कि हम लिख सकते हैं Q1 डैश प्लस Q2 डैश इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, 16 और 4 कितना है, दोनों कितनी हो गई है हमारे पास, 14 16 और 4 20, 20 म्यू पाई R स्क्वायर, ये आ जाएगा। ये इक्वेशन हो गई 2। इक्वेशन 1 और 2 को इक्वेट करेंगे, Q1 डैश इज इक्वल टू 20 अपॉन 3 म्यू पाई R स्क्वायर। ठीक है, यानी इज इक्वल टू म्यू 1 हमें निकालना है अभी, तो क्या आ जाएगी हमारे पास 5 अपॉन 3 म्यू। Q2 की अगर मैं बात करूँ तो 40 अपॉन 3 दे रखा है, क्योंकि हमारे पास इसकी 20 और दूसरे की 40 दे रखी है, म्यू पाई R का स्क्वायर, तो म्यू 2 हमारे पास क्या आ जाएगी, 5 अपॉन 6 म्यू, ये आ गई। एक में 5 अपॉन 3 और दूसरे का 5 अपॉन 6, यानी कि करेक्ट आंसर हमारे पास इसका क्या आया है, फर्स्ट वन। ठीक है, फर्स्ट वन इज द करेक्ट आंसर। सपोज करना है कि जो चार्ज है एक प्रोटॉन का और एक इलेक्ट्रॉन का डिफर स्लाइटली, मतलब कि थोड़ा एक दूसरे से अलग है वो, ठीक है, डिफर करते हैं। वन होता है उनमें से एक जो है वो माइनस ई है और दूसरा क्या है, ई प्लस डेल्टा ई, ये हमारे पास है। अगर नेट इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स का और ग्रेविटेशनल फोर्स का बिटवीन दो हाइड्रोजन एटम के बीच प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस, एक डिस्टेंस जी पे रखा गया है, मच ग्रेटर, जो कि बहुत ज्यादा है एटॉमिक साइज के कंपैरिजन में, अपार्ट इज कितना, वो 0 है, देन डेल्टा ई इज द ऑर्डर इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ, तो डेल्टा ई जो है किस ऑर्डर में आएगा, ये हमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, वो यहाँ पे बताना है हमें। मास हाइड्रोजन का दे रखा 1.67 इंटू 10⁻⁻27। ठीक है, इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए थोड़ा स्पेस बना लेंगे अब। देखो, जो नेट चार्ज होता है एक हाइड्रोजन एटम पे कितना होता है, माइनस ई प्लस डेल्टा ई दे रखा है, यानी कि इज इक्वल टू डेल्टा ई। क्वेश्चन के अनुसार जो नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगी, यानी कि एफ ई नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वो ग्रेविटेशनल फोर्स के इक्वल होती है। ठीक है, क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स के इक्वल है, यानी कि एफ ई इज इक्वल टू एफ जी। हाँ, ये मैंने 2 बार क्यों लिख दिया, या हम लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डेल्टा ई स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर। ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का हमारे पास फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डेल्टा ई स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर। ठीक है, यानी यहाँ पे क्यू अपॉन डी स्क्वायर आता है, लेकिन हमें यहाँ पे दे रखा है ई स्क्वायर, तो हम ई पुट करेंगे, इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करूँ उसका फॉर्मूला होता है जी एम का स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर, ये होता है। सो डेल्टा ई इज इक्वल टू क्या आ जाएगी, एम रूट जी अपॉन के, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो होता है ये के को डिनोट करता है, डी स्क्वायर से डी स्क्वायर कट गया। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास के आ गया, और के की मैं आपको वैल्यू बता देती हूँ क्या होता है, जो कि आप याद रखोगे 9 × 10⁻⁹। जरूरी नहीं कि आपको हर बार क्वेश्चन में गिवन होंगे, कॉन्स्टेंट वैल्यू होती है इसकी, इसको आप याद रख लेना। उसके बाद अब हम इसमें अपना पुट करेंगे सारी चीजें जो हमें गिवन है। मास कितना दे रखा, 1.67 × 10⁻⁻27, राइट। और ग्रेविटेशनल का आपको कांस्टेंट वैल्यू पता होगी 6.67 इंटू 10⁻⁻11, नहीं पता हो तो याद रखना इसको भी। अब मैंने किया कि तो अभी मैंने बताई थी 9 इंटू 10⁻9, तो आप जब इसको सोल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा अप्रोक्सीमेट 1.436 इंटू 10⁻37 कूलम, ये हमारे पास इसका अप्रोक्सीमेट आंसर आएगा। तो आप देख लेंगे, चेक करेंगे कौन सा ऑप्शन जो है हमारा मैच कर रहा है। 10⁻37 था, तो ये आ गया करेक्ट ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, 2 आइडेंटिकल चार्ज स्फीयर हैं, ठीक है, मतलब एक जैसे चार्ज स्फीयर 2 हैं, सस्पेंडेड फ्रॉम ए कॉमन पॉइंट से जो है उनको लटका दिया गया। ठीक है, एक कॉमन पॉइंट से जैसे इसको लटका दिया दोनों को, बाय 2 मासलेस स्ट्रिंग, 2 मासलेस स्ट्रिंग्स हैं जिनकी लेंथ क्या है, एल है, और इनिशियली एट अ डिस्टेंस डी, मतलब कि डिस्टेंस डी की दूरी पे है, यानी कि लेंथ मच ग्रेटर देन डी है। म्यूचुअल रिपल्जन
सॉरी म्यूचुअल रिपल्जन की वजह से वो एक दूसरे से डिस्टेंस पे है। जो चार्ज बिगन्स टू लीक फ्रॉम बोथ द चार्ज जो है लीक होना स्टार्ट हो गया दोनों स्फीयर से कांस्टेंट रेट पे, जिसकी वजह से जो स्फीयर है अप्रोच ईच अदर, स्फीयर जो है एक दूसरे की तरफ अप्रोच करने लगे वेलोसिटी v के साथ। देन जो v है वेलोसिटी वो वेरी करेगी एज अ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस के फंक्शन के साथ वो वेरी करेगी क्या v बिटवीन द स्फीयर एज। तो क्या यहाँ पे जो है रिलेशन हमारा इससे रिलेटेड क्या रिलेशन हम यहाँ पे अपना देख सकते हैं। तो मैं सोच रही हूँ इसको हम अच्छे से थोड़ा बना बना के देख लें। ये मासलेस स्ट्रिंग एक्स डिस्टेंस पे एक दूसरे से नीचे mg फोर्स एक्ट करेगी, ठीक है। और यहाँ पे फोर्स कौन सी लगेगी साइड में, के क्यू का स्क्वायर अपॉन एक्स का स्क्वायर। ये मैंने आपको फॉर्मूला बताया था इनका, ये क्यू है और ये भी क्यू है। ये लैम्डा यानी वेवलेंथ जो होती है हमारे पास, ऊपर ये वेक्टर बनाएंगे इसके हम, जो वेक्टर में टी कोस थीटा हो जाएगा, ये टी साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि बीच में हमारे पास टेंशन लगती है इसका, ये थीटा हो गया। अब देखो फिगर से समझना है, फ्रॉम फिगर क्या आपको नहीं लग रहा जो टी कोस थीटा वो mg के बिल्कुल इक्वल है। सो टी कोस थीटा इज इक्वल टू mg, या और टी साइन थीटा जो है वो किसके इक्वल है, के क्यू स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। बस इतना ही था, ये आपको अच्छे से समझ लेनी है चीज, क्वेश्चन फिर आगे अपने आप ही सोल्व हो जाएगा। कोस थीटा अपॉन साइन थीटा क्या होता है, टेंजेंट थीटा बन जाएगा ये, इज इक्वल टू एफ ई अपॉन एम जी, ठीक है। ये फोर्स का है और ये उसका ग्रेविटेशन का अपना एम जी अप्रोक्सीमेट थीटा। तो टेंजेंट थीटा जो है इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर एम जी, राइट। सो एज जो थीटा है वो काफी स्मॉल है, स्मॉल, सो टेंजेंट थीटा जो है अप्रोचेस टू साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स अपॉन 2l। लेंथ तो दो है, डिस्टेंस एक है, लेकिन एक दूसरे वाले की, दूसरे मासलेस स्ट्रिंग की और एक उसकी पहले वाले की, तो दोनों मिला के कितनी हो गई 2l। यानी कि अब इसमें हम पुट कर सकते हैं कि क्यू का स्क्वायर अपॉन क्यू एक्स स्क्वायर एम जी इज इक्वल टू एक्स अपॉन 2l। यानी कि जो x का क्यूब है ये हो जाएगा हमारे पास x का क्यूब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके, g के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। पहली तो ये हो गई, दूसरा क्या होगा x रेज टू पावर 3 अपॉन टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू q। यानी कि अगर आप इसको डिफ्रेंशिएट करोगे, इनको डिफ्रेंशिएट करने के बाद रिप्लेसिंग मतलब कि, तो आपके पास इसका करेक्ट आंसर आएगा एज इट इज, याद भी रख सकते हो। जो एक्स स्क्वेयर v है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स रेज टू पावर 3 अपॉन 2। उसके बाद v वेलोसिटी जो है x रेज टू पावर -1 अपॉन 2 इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब जैसे भी आप इसको याद रख लेना, वरना थोड़ा सा मैंने आपको समझाने की भी कोशिश की। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास इसका सी है। कंफ्यूजिंग सा क्वेश्चन है, देखो दोनों ऑप्शन बिल्कुल सेम, ए भी और सी भी, ठीक है। खैर तो आप इसको याद रख लेना एज इट इज, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो ऐसे कुछ उसमें आंसर ऑप्शन वगैरह होंगे तो आप इसे थोड़ा सा रिलेट कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू पिथ बॉल्स कैरिंग इक्वल चार्ज। दो पिथ बॉल है जिन दोनों जो है इक्वल चार्जेस कैरी कर रहे हुए हैं, सस्पेंडेड एक कॉमन पॉइंट से उनको सस्पेंड किया गया बाय स्ट्रिंग्स ऑफ, जो कि इक्वल लेंथ की स्ट्रिंग के जरिए। तो इक्विलिब्रियम सेपरेशन उन दोनों के बीच में कितना है, आर। नाउ द स्ट्रिंग्स आर, अब जो स्ट्रिंग्स है वो रिजिडली क्लैम्प्ड एट हाफ द, मतलब क्लैम्प का मतलब कम हो जाना, ठीक है। ये ऐसे बिल्कुल ये जैसे क्लैम्प हो गई, ठीक है, दबाव में आ गई। इक्विलिब्रियम सेपरेशन बिटवीन बोल्स, ना जो इक्विलिब्रियम सेपरेशन है अब इन दोनों बोल्स के बीच में वो कितना हो गया होगा, कितना हो जाएगा, वो यहाँ पे हमसे पूछा गया है। देखो पहले तो मैं यही बना के दिखा देती हूँ, जो पीछे चीजें थी, ये थीटा, ये थीटा, ठीक है। ये यहाँ पे फोर्स, ये नीचे की साइड एम जी, ये हमारे पास क्या है टी कोस थीटा, और ये हमारे पास क्या है टी साइन थीटा, राइट। ये बीच में रेडियस इनका, ये हमारे पास थीटा थीटा अगेन। देखो अब यहाँ पे लिख सकते हैं जैसे पीछे क्या था, टी कोस थीटा इज इक्वल टू एम जी, और टी साइन थीटा किसके इक्वल है यहाँ पे एफ के, यानी कि इसको लिख सकते हैं टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू एफ अपॉन एम जी। फिगर से समझो टेंजेंट थीटा जो है वो इज इक्वल टू एफ ई अपॉन एम जी।
यानी कि हम लिख सकते हैं r अपॉन 2 अपॉन y, ठीक है, आधी रेडियस अपॉन y इज इक्वल टू के क्यू का स्क्वायर अपॉन आर का स्क्वायर अपॉन एम जी, ठीक है। फॉर्मूला ये होता है हमारे पास एफ इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला जो है कूलम लॉ से आपने पढ़ा भी है, समझा भी हमने। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि आर का क्यूब जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वाई के। आर जो कहाँ थे, हाँ, आर क्यूब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई। जब स्ट्रिंग क्लैंप हो जाएगी एट हाफ द हाइट तो क्या आ जाएगा उसमें, आर डैश क्यूब वाई अपॉन 2। ऑब्वियसली हाइट आधी होगी तो डिवाइड करेंगे, अब वो दोनों इक्वेशन के एक दूसरे के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा ए। यानी कि एक मिनट इसको इरेज करके बताती हूँ, आपने मेथड थोड़ा सा मैंने आपको समझा दिया है, तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास इसका क्या आएगा, ए आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक चार्ज क्यू इज प्लेस्ड एट अ सेंटर ऑफ लाइन जो है उसके बीच में एक चार्ज क्यू रखा गया ज्वाइनिंग टू इक्वल चार्जेस, दो इक्वल चार्जेस क्यू को जो कि ज्वाइन कर रहा है। सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस विल बी इन इक्विलिब्रियम इफ क्यू इज इक्वल टू, जो सिस्टम होगा तीनों चार्जेस का वो इक्वल होगा इक्विलिब्रियम में अगर क्यू किसके इक्वल होगा, मतलब क्यू किसके इक्वल होना चाहिए कि जिस कंटेक्स्ट में सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस जो है वो इक्विलिब्रियम की कंडीशन को अटेन कर ले, ये पूछा गया है। स्पेस बना के सोल्व करते हैं क्वेश्चन को। द सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस विल बी इन इक्विलिब्रियम, ये हमें गिवन है, राइट। तो अभी मैं इसको बना के दिखा देती हूँ आपको कि क्या यहाँ पे क्वेश्चन में बात हो रही है। ये ए और बी पॉइंट, सेंटर में हमें क्यू चार्ज की बात करी गई थी, ये क्यू इसके ऊपर चार्ज और इसके ऊपर क्या है पोस्ट, इसके ऊपर भी क्यू है, ये वो पॉइंट हो गया, ये आर रेडियस और ये दूसरा, ठीक है, दोनों के बीच का डिस्टेंस। फॉर दिस जो फोर्स है बिटवीन चार्ज, कौन से चार्ज के बीच में, बिटवीन चार्ज ए एंड बी, प्लस जो फोर्स है बिटवीन कौन से चार्ज के बीच में, बीच में नहीं, बिटवीन चार्ज एट पॉइंट ओ पे एंड इधर, या तो वो ए पे हो सकती है ऑब्वियसली, या तो ए पे या फिर बी पे, इसके साथ इधर ए और बी, वो क्या होगी, इज 0 होगी, ठीक है। यानी कि हम कह सकते हैं के क्यू स्क्वेयर अपॉन 2 आर का होल स्क्वेयर प्लस के क्यू अपॉन आर का स्क्वेयर इज इक्वल टू व्हाट, 0। सोल्व करने पर हमारे पास आएगा क्यू इज इक्वल टू 2 टू ज़ा 4 होता है, राइट। तो क्यू माइनस क्यू अपॉन 4, ये हमारे पास आ गया इसका करेक्ट आंसर। काफ़ी ईजी क्वेश्चन था मेरे हिसाब से। तो माइनस क्यू, बस यहाँ पे आप प्लस माइनस का थोड़ा सा खास ध्यान रखना है, और क्वेश्चन यहाँ पे काफ़ी ईजी था। दो मेटेलिक स्फीयर है जिनका रेडियाई 1 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है, आर गिवन चार्जेस ऑफ, इन दोनों के चार्जेस हमें दे रखे हैं, एक का -1 इंटू 10⁻² कुलाम है, दूसरे का 5 इंटू 10⁻² कुलाम है रिस्पेक्टिवली। अगर ये जो है कनेक्टेड है कंडक्टिंग वायर के थ्रू, तो फाइनल चार्ज जो है बिगर स्फीयर पे कितना होगा। क्या बोला मैंने, ध्यान से सुनो, अगर ये दोनों कनेक्टेड हैं एक कंडक्टिंग वायर के थ्रू, तो फाइनल चार्ज जो बिगर स्फीयर पे है वो कितना होगा। तो इसको सोल्व कर लेंगे, थोड़ा सा स्पेस बनाएंगे। एट इक्विलिब्रियम जो पोटेंशियल है ऑफ बोथ स्फीयर बिकम्स, पोटेंशियल जो है दोनों स्फीयर का बिकम सेम, वो सेम हो जाएगा इफ, अगर चार्ज ऑफ स्फीयर, अगर एक स्फीयर का चार्ज, स्फीयर ऑफ चार्ज 1 पहले स्फीयर का x और दूसरे का क्या हो जाए q माइनस एक्स, देन तो हम क्या कह सकते हैं, वेयर, जहाँ पे q की वैल्यू हमें दे रखी है 4 इंटू 10⁻² कुलाम, यानी पोटेंशियल जो डिफरेंस है दोनों का वो सेम है एक दूसरे के। तो हम कह सकते हैं के एक्स अपॉन 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू के, यहाँ पे q माइनस एक्स अपॉन कितना 3 सेंटीमीटर, ये दे रखा है हमें क्वेश्चन में, ठीक है। ये 1 है और ये 3 है, तो इसको सोल्व करने के बाद क्या आएगा, 3x इज इक्वल टू क्यू माइनस एक्स, यहाँ पे 3 ये कैसे किया गया, ये 1 का कोई वैल्यू नहीं, 3x इज इक्वल टू क्यू माइनस एक्स, ये आ गया हमारे पास ये इसके साथ। यानी कि क्या आ जाएगा फर्दर, इसको हम जब सोल्व करेंगे 4x
3 और एक 4x इज इक्वल टू क्यू, ये आ गया फॉर्मूला हमारे पास। q इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 है, यानी कि q के प्लेस पे 4 इंटू 10⁻², 4 के प्लेस पे 4 ये आ गया, तो ये आ गया हमारे पास 1 इंटू 10⁻², यानी कि q डैश इज इक्वल टू q माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया 3 माइनस 10⁻²। गुलाम, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। थोड़ी सी एक्स्ट्रा जो है बात मैं इस क्वेश्चन में आपको बता देती हूँ। एक अगर कोई भी जो चार्ज कंडक्टर को दिया जाता है, चार्ज गिवन टू अ कंडक्टर, वो हमेशा रिसाइड करता है उसके आउटर सरफेस पे। हमेशा ये बात याद रखोगे, जो चार्ज कंडक्टर को प्रोवाइड किया जाता है वो हमेशा उसके आउटर सरफेस पे ही रिसाइड करता है। अगर सरफेस यूनिफॉर्म हो तो जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो यूनिफॉर्म होगा पूरे सरफेस के ऊपर, और इरेगुलर सरफेस के केस में जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा चार्ज का, दैट इज जो चार्ज डेंसिटी होगी वो बिल्कुल भी यूनिफॉर्म नहीं होगी। ठीक है, इट इज मैक्सिमम, ये कहाँ पे मैक्सिमम होती है, जहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो मैक्सिमम हो, और वाइस वर्सा, यानी कि हम बोल सकते हैं म्यू डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। म्यू क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, आर के। ठीक है, यानी कि करेक्ट आंसर 7th का हमारे पास क्या आया है, बी। दो पॉजिटिव आयंस ईच कैरिंग अ चार्ज, और दोनों ने जो है चार्ज क्यू को कैरी कर रखा है, सेपरेटेड बाय डिस्टेंस, डिस्टेंस डी के जरिए उनको सेपरेट किया गया। अगर एफ जो है फोर्स ऑफ रिपल्जन है उन दोनों आयंस के बीच में, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो मिसिंग फ्रॉम ईच आयन, दोनों आयन से जो मिस होंगे, विल बी कितना होगा, ई बिंग द चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। ई को कंसिडर कर लो चार्ज इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, तो इसके लिए भी देखो ये क्वेश्चन मतलब जो चैप्टर है वो इतना मुश्किल नहीं है अगर एक बार समझ में आ जाए। हालांकि सॉल्यूशन इन सब के मुझे ऐसे स्पेस बना के देने पड़ रहे हैं क्योंकि ऐसे ही इसमें सोल्व होंगे हमारे। लेट एन, मैंने आपको बताया था कि डेरिवेशन बेस्ड चैप्टर है ज्यादातर ये। एन बी द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो कि मिसिंग है, तो फोर्स का फॉर्मूला 1/4πε0 क्यू स्क्वेयर अपॉन डी स्क्वेयर, मैंने ऑलरेडी बताया था। तो क्यू को जब हम बाहर निकालेंगे तो लिख सकते हैं 4πε0 डी स्क्वेयर इंटू एफ इज इक्वल टू एन, ये हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं। एन को बाहर निकाल लेंगे क्योंकि हमें ये तो निकालना है ना मिसिंग आयंस, तो √4πe0 एफ डी स्क्वेयर अपॉन यहाँ पे क्या आ जाएगा, ई का स्क्वेयर, राइट, ई स्क्वेयर आ जाएगा। ये दोनों ई तो है, ये भी चार्ज है, ये भी चार्ज है, बात तो सेम ही हो गई। तो हमारे पास इसका करेक्ट आंसर आ गया ऑलरेडी, एन की वैल्यू हमारे पास आ गई है। तो क्या ये 4πε0 एफ डी स्क्वेयर अपॉन ई स्क्वेयर, ये आ गया। सी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। एक इलेक्ट्रॉन जो है मूविंग राउंड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अराउंड मूव कर रहा है। एक हाइड्रोजन एटम के न्यूक्लियस के अराउंड एक इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है सर्कुलर ऑर्बिट में जिसका रेडियस आर है। कुलम फोर्स यानी एफ बिटवीन टू इज, इन दोनों के बीच में जो कुलम फोर्स होगी वो बतानी है कितनी होगी। ठीक है, इसको सोल्व कर लेंगे, इस क्वेश्चन को भी थोड़ा सा स्पेस बनाकर हम। देखो चार्जेस -e ऑन इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिटिव ई ऑन किसके ऊपर होता है, प्रोटॉन के ऊपर। ये एग्जर्ट करता है एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जिसका फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इज इक्वल टू के -e इंटू ई अपॉन आर स्क्वेयर, आर कैप इज इक्वल टू -ke ई स्क्वेयर अपॉन आर का क्यूब, ये आर वेक्टर। सो हम इसको लिख सकते हैं आर कैप इज इक्वल टू आर अपॉन ये इसका मैग्नीट्यूड। ठीक है, वेक्टर आर अपॉन इसका मैग्नीट्यूड, ये हमारे पास आ गया। यानी कि करेक्ट ऑप्शन स्टिल हमारे पास क्या है, के ई स्क्वेयर अपॉन आर की क्यूब, यानी कि करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, डी। डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखो, व्हेन एयर इज रिप्लेस, जब एयर को रिप्लेस कर दिया गया एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम ऑफ फोर्स कांस्टेंट के की मदद से एयर को रिप्लेस कर दिया हमने, तो जो मैक्सिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दोनों चार्जेस के बीच की होगी सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस, वो किस डिस्टेंस से सेपरेट होगी, ये पूछा गया। देखो डिक्रीज के टाइम, सबसे पहले तो ऑप्शन हमारा ए करेक्ट है, के टाइम्स घट जाएगी वो, ये इफेक्ट यहाँ पे पूछा गया। देखो एयर में अगर मैं बात करूँ, यानी कि जो एयर है कोई मीडियम नहीं है, तो उस दौरान जो फोर्स होती है उसका फॉर्मूला 1/4πε0 Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर, पता है आपको। मीडियम में बात करूं एफ एम इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होगा, 1/4πε0 Q1 इंटू Q2 अपॉन के आर स्क्वायर। के यहाँ पे जो है मीडियम को डिपिक्ट करता है, दोनों को हम जो है उसमें ले लेंगे प्रोपोर्शन में, तो हमारे पास आएगा 1/k, यानी कि एफ एम इज इक्वल टू एफ एयर अपॉन के, यानी कि के जो है यहाँ पे वो डिक्रीजेस के टाइम यहाँ पे
कम होगा, ठीक है, घटोतरी होगी बेसिकली। तो यहाँ पे फॉर्मूले के अनुसार हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए, पॉइंट चार्ज पॉजिटिव 4q माइनस क्यू और पॉजिटिव 4q आर कैप्ट ऑन द एक्स एक्सिस, एक एक्स एक्सिस पे रखा गया है एट पॉइंट्स x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू a और x इज इक्वल टू 2a रिस्पेक्टिवली। देन तो यहाँ पे पूछा गया करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा। तो देखो, ओनली माइनस क्यू इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम, नन ऑफ द चार्जेस इज इन इक्विलिब्रियम, ऑल द चार्जेस आर इन अनस्टेबल। बिल्कुल ठीक है, थर्ड ऑप्शन देखो इसमें हमारे पास ठीक है। कैसे है मैं बोल के बता देती हूँ। जो नेट फोर्स होता है ऑन ईच ऑफ द चार्ज, हर एक चार्ज पे जो नेट फोर्स होता है ड्यू टू द अदर चार्ज, दूसरे चार्ज के कारण, वो हमेशा कैसा होता है, जीरो होता है। हावेवर जो डिस्टर्बेंस होगा किसी भी डायरेक्शन में अदर देन अलोंग द लाइन ऑन विच चार्ज आए, मतलब कि उसको छोड़ के, बस जहाँ पे वो चार्ज लाई कर रहा है ना, बस उसको छोड़कर, विल नॉट मेक द चार्ज रिटर्न, तो बस उसको छोड़कर वापस चार्ज को रिटर्न नहीं करता कोई भी डायरेक्शन। तो जितने भी चार्जेस होंगे ये एक अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक स्फेरिकल कंडक्टर है जिसका रेडियस 10 सेंटीमीटर है, उसके पास वो चार्ज कितना है 3.2 इंटू 10⁻⁻7 कूलम, जो कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या होगा एट अ पॉइंट 15 सेंटीमीटर पॉइंट पे फ्रॉम द सेंटर, मतलब कि स्फेयर के सेंटर से इलेक्ट्रिक मैग्नीट्यूड कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, ठीक है, यानी 15 सेंटीमीटर की जो उस पर दूरी पे है। तो ये पूछा गया है, ठीक है। इसके लिए हम थोड़ा सा स्पेस बना लेंगे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। यहाँ पे हम इसको देखेंगे। देखो, अगर चार्ज एक स्फेरिकल कंडक्टर में जिसकी रेडियस कितनी है r, वो हमें दे रखा है कितना इज q, देन जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम सेंटर, वो कितना होगा, वो हमारे पास क्या होगा, E इज इक्वल टू 0, राइट। सो E इज इक्वल टू, हमारे देखो जो रेडियस है ये हमेशा ग्रेटर देन ये स्मॉल r है, ठीक है। इफ अगर ये कंडीशन हो, अगर ये वाली कंडीशन हो तो इस कंडीशन में मैंने आपको बता दिया इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो 0 होगा। अगर स्मॉल आर ग्रेटर देन और इक्वल है इस रेडियस के, तो हमारे पास फॉर्मूला होता है 1/4πε0 Q/r²। ये फॉर्मूला होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर फ्रॉम सेंटर ऑफ स्फीयर विल बी कितना होगा, E इज इक्वल टू 9। सारी वैल्यूज आपके पास, आपको पता हो, मतलब गिवन है, कुछ क्वेश्चन में गिवन होती है, कुछ कांस्टेंट वैल्यूज जैसे कि मैंने आपको बताया वो आपको याद रखनी पड़ेंगी, वो यहाँ पे पुट करके, और आंसर आपका आ जाएगा कितना, इज इक्वल टू 1.28 इंटू 10⁵ न्यूटन पर कूलम। ये हमारे पास इसका आंसर आया, यानी कि कौन सा क्वेश्चन, कौन सा ऑप्शन ठीक होगा, ए ऑप्शन इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट देखो, दो पैरेलल इनफाइनाइट लाइन चार्जेस हैं विद लीनियर चार्ज डेंसिटी पॉजिटिव लैम्डा कूलम पर मीटर और एक का है नेगेटिव लैम्डा कूलम पर मीटर आर प्लेस्ड, वो एक 2r जो के डिस्टेंस पे एक दूसरे से रखे गए हैं फ्री स्पेस में। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड मिडवे, बीच में जो है इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, दोनों लाइन के जो चार्जेस हैं बिटवीन द टू लाइन चार्जेस, उनके बीच का जो मिडवे यानी बीच का रास्ता, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, ये पूछा गया है यहाँ पे हमसे, ठीक है। ये एक बेसिकली डेरिवेशन ही है, ये आप ये समझ सकते हो। यहाँ पे मैं आपको वो डेरिवेशन ही पूरी समझा देती हूँ। देखो, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ड्यू टू, इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से, ड्यू टू लाइन चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितनी है, 1 इज इक्वल टू λ/2πe0 इंटू आर आई कैप न्यूटन पर कूलम। देखो मैं यहाँ पे बना देती हूँ सबसे पहले वो पैरेलल वाला सीन। ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे होता है पैरेलल कैपेसिटर पे, यहाँ पे नेगेटिव, ये फर्स्ट वन है, ये सेकंड वन, ठीक है। हमेशा याद रखोगे इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव हमेशा अप्रोच करती है, मूव करती है। तो E1 और E2 दोनों पॉजिटिव टू नेगेटिव जाएंगे। ये इन दोनों के बीच का क्या है, स्पेस रेडियस, ठीक है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन चार्ज 2 सेकेंड की वजह से कितना आएगा, लाइन चार्ज की वजह से E2 इज इक्वल टू λ/2πe0 r आई, ये सेम होगा दोनों का। सो जो ई नेट निकलेगा वो क्या होगा, वेक्टर E1 प्लस वेक्टर E2, दोनों ही सेम है हमारे पास, तो आ जाएगा λ/πe0 r आई कैप न्यूटन पर कूलम। कितना इजी क्वेश्चन था ये, एक डेरिवेशन भी है। सो इसका करेक्ट ऑप्शन जो हमारे पास आएगा वो क्या है, थर्ड ऑप्शन, ठीक है। काफी इजी क्वेश्चन था।
नेक्स्ट हमारे पास है एक होलो स्फीयर मेटल, एक होलो मेटल का स्फीयर है जिसका रेडियस आर है, जो कि यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फीयर, स्फीयर की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा एट अ डिस्टेंस आर, एक डिस्टेंस आर पे फ्रॉम द सेंटर, कितना होगा वो ये पूछा गया है। तो इंक्रीजेज एज आर नहीं, जीरो एज आर इंक्रीजेज फॉर दिस, डिक्रीजेज एज आर इंक्रीजेज, बिल्कुल ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। चार्ज क्यू जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है ओवर द सरफेस ऑफ होलो मेटल स्फीयर। तो इस कंडीशन में ये हमारे जो है गोस लॉ के अनुसार, गोस लॉ की एप्लीकेशन है काफी बड़ी। चलो मैं यहाँ पे करके ही दिखा देती हूँ आपको, जब इससे रेलिवेंट हमारे पास क्वेश्चन आ गया है तो बिल्कुल आपकी बुक की एनसीईआरटी की डेरिवेशंस है जो कि मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पे। पहली कंडीशन, अगर ये ग्रेटर है इससे, ठीक है, इनसाइड अंदर की बात हो रही है, एट अ पॉइंट इनसाइड होलो स्फीयर के अंदर की बात हो रही है, यानी कि ये देखना अभी, ये सी मिड वाला पॉइंट, ये इसकी रेडियस, ये कैपिटल आर, क्यू यानी सरफेस पे पॉइंट, और सॉरी सरफेस पे चार्ज है। तो गोस लॉ के अनुसार, बाय गोस लॉ, इंटीग्रेशन ऑफ इनसाइड इलेक्ट्रिक जो हमारे पास फील्ड होती है इज इक्वल टू इंटू डी एस, यानी सरफेस एरिया से मल्टीप्लाई, ये मतलब गोस लॉ का फॉर्मूला है, इज इक्वल टू क्यू ई एन अपॉन ई नोट, एप्सिलॉन नोट इज इक्वल टू कितना, जीरो। एनक्लोज्ड चार्ज होता है जो मैंने अभी यहाँ पे लिखा है, एज एनक्लोज्ड चार्ज जो है जीरो है, तो जो इनसाइड होगा चार्ज वो भी क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड होलो स्फीयर है वो हमेशा जीरो रहती है। ठीक है, दूसरी कंडीशन में देखो, अगर आर ग्रेटर देन दिस वन, ये कंडीशन हमारे पास है, और ये आउटसाइड बाहर की बात कर रहे हैं हम होलोस्फीयर के। सो ये हमारे पास आर है, ये स्मॉल आर, और ये चार्ज बाहर की हम बात कर रहे हैं। तो इस कंडीशन में गॉस लॉ का हम यूज करेंगे, वही फॉर्मूला हमारे पास यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, एनक्लोज्ड चार्ज जो है वो इस कंडीशन में जीरो नहीं होता। ई नोट 4 पाई आर स्क्वेयर इज इक्वल टू क्यू अपॉन इप्सिलॉन नोट, ये होगा। तो एप्सिलॉन ई नोट जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है किसके, आर स्क्वेयर, यानी जितनी रेडियस बढ़ेगी उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कम होती जाएगी। तो यही हमारे यहाँ पे बात कर रखी है, इंक्रीजेस फॉर दिस वन, ठीक है, उतनी रेडियस क्या होगी, कम हो जाएगी जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ती जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे, वहां पे मैंने आपको दोनों जो है इसकी वो बता दिए हैं एप्लीकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक इलेक्ट्रॉन फॉल्स, एक इलेक्ट्रॉन जो है वो रेस्ट से फॉल्स फ्रॉम रेस्ट, मतलब पहले रेस्ट पे था फिर वहां मतलब रेस्ट से एकदम से फॉल में आया, मतलब मोशन वाले कैटेगरी में आया, एक वर्टिकल डिस्टेंस एच के थ्रू एक यूनिफॉर्म और वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्टेड इलेक्ट्रिक फील्ड ई में, ठीक है, यानी यूनिफॉर्म भी और वर्टिकली अपवर्ड है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की अब वो रिवर्स हो गई है, यानी कि वो ऊपर से नीचे की तरफ, कीपिंग इट्स मैग्नीट्यूड, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की रिवर्स हो गई। प्रोटोन इज अलाउड टू फॉल फ्रॉम, एक प्रोटोन को अलाउ किया गया कि वो रेस्ट से फॉल करे इन इट, उसके अंदर थ्रू द सेम, मतलब कि सेम वर्टिकल डिस्टेंस एच के थ्रू। टाइम बताना है इलेक्ट्रॉन के फॉल का इन कंपैरिजन टू द टाइम, मतलब कि प्रोटोन के कंपैरिजन में इलेक्ट्रॉन का टाइम ऑफ फॉल क्या है वो यहाँ पे हमें बताना है। इसमें देखो फॉर्मूला हमारे पास होता है, यहाँ पे बता देती हूँ, एफ इज इक्वल टू क्यू, ये होता है क्यू इज इक्वल टू एम ए, ये हमारे पास फोर्स का फॉर्मूला होता है। तो एक्सीलरेशन को हम बाहर निकालेंगे, क्यू ई अपॉन एम आ गया। हाइट इज इक्वल टू, हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, 1 QE/2 m t², यानी कि देखो टाइम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है √m के, ठीक है। एज क्यू जो है चार्ज सेम रहता है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के लिए, सिंस इलेक्ट्रॉन जो है स्मॉलर मास होता है उसका, तो वो ज्यादा वो कम टाइम लेगा। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास ए है, स्मॉलर होगा इसका। आप इसको ये बेशक जो मैंने बताया ये बेशक ना ध्यान रखो, इतना याद रखना है दोनों के ऊपर चार्ज तो सेम होता है, इलेक्ट्रॉन का साइज कम मतलब कि छोटा होता है प्रोटॉन के कंपैरिजन में, इस वजह से ये जो टाइम ऑफ फॉल है ये कम लेगा, स्मॉलर, ठीक है, ये चीज याद रखनी है जस्ट।
अ टॉय कार विद चार्ज क्यू, एक टॉय कार चार्ज क्यू के साथ मूव करिए एक फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल प्लेन सरफेस के ऊपर अंडर द एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई के इन्फ्लुएंस में। ड्यू टू द फोर्स क्यू ई फोर्स के कारण इसकी जो वेलोसिटी है वो 0 से 6 मीटर पर सेकेंड इंक्रीज हो गई 1 सेकेंड के ड्यूरेशन में। उस इंस्टेंट पे जो डायरेक्शन है फील्ड की वो रिवर्स हो गई। कार कंटिन्यूज टू मूव, कार जो है अपना कंटिन्यूली मूव करे जा रही है 2 और सेकेंड के लिए अंडर इस फील्ड के इन्फ्लुएंस में। ठीक है, तो एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड टॉय कार की 0 से 3 सेकंड के बीच में कितनी रही होगी रिस्पेक्टिवली, वो यहाँ पे हमसे पूछा गया है। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे। क्वेश्चन इजी है, थोड़ा सा लेंथी है। पॉइंट ए, ये रिवर्स यहाँ पे आई आधा सी, ये पॉइंट हमारे पास बी है। टाइम 0 पे, वेलोसिटी भी यहाँ पे 0 है। एक्सीलरेशन के साथ मूव किया, ये टाइम 1 सेकेंड पे पहुंच गई। वेलोसिटी यहाँ पे इसकी 6 मीटर पर सेकेंड हो गई थी। ठीक है, ये टाइम 2 सेकेंड पे इधर एक्सीलरेशन इसकी तरफ, यानी कि ये पॉजिटिव ये नेगेटिव एक्सीलरेशन हो गई क्योंकि अपोजिट की बात करिए। यहाँ पे वेलोसिटी अगेन 0 हो गई क्योंकि बी यहाँ पे बात करी गई थी कि बी भी रेस्ट से अपना स्टार्ट कर रहा है। यहाँ पे फिर इधर ये वापस अपोजिट डायरेक्शन में यानी कि माइनस ही होगा। और ये क्या होगा, टाइम 3 सेकेंड पे वेलोसिटी कितनी, -6 मीटर पर सेकेंड ये हो गई थी। मतलब ये हमको इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दे रखी है। अब देखो आगे फॉर्मूला पुट करके और इस इंफॉर्मेशन की मदद से हम अभी इजीली क्वेश्चन सोल्व कर देंगे। एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, v माइनस यू अपॉन 2, ये तो आप सभी को पता होगा। v फाइनल हमारे पास कितनी है, 6 है, और इनिशियल कितनी थी 0/1, कितना आ गया 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। ठीक है, अब हम बात करेंगे फॉर टाइम इज इक्वल टू 0, जहाँ पे टाइम 0 से लेकर 2 टाइम इज इक्वल टू 1 सेकेंड, 0 से 1 सेकेंड के बीच में क्या होगा। 3 इक्वेशन होती है न्यूटन के लॉ की, 3 इक्वेशन होती है। एक होती है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी स्क्वेयर, एक होती है v स्क्वेयर इज इक्वल टू v स्क्वेयर इज इक्वल टू यू टी प्लस 2as, ये हमारे पास होती है। और एक हमारे पास क्या होती है तीसरी, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। ये 3 इक्वेशन हमारे पास होती हैं इसकी, राइट। सो इसमें जो भी रेलिवेंट हमें लगती है कि उसके अनुसार हमें डाटा गिवन है, हम उस इक्वेशन का यूज करते हैं। तो यहाँ पे मैं यूज करूंगी थर्ड इक्वेशन का, s1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, हाफ इंटू, यहाँ पे मेरे को क्या दे रखा है, हाफ इंटू, देखो ये तो हो गया 0। ठीक है, हाफ इंटू एक्सीलरेशन कितनी 6 इंटू टाइम कितना 1 सेकेंड इज इक्वल टू क्या आ गया 3 मीटर। सिमिलरली हम निकाल लेंगे 4 टाइम इज इक्वल टू 1 सेकेंड से लेके टाइम 2 सेकेंड पर भी हम ऐसे निकाल लेंगे। तो s2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 6.1 माइनस 1/2, यहाँ पे हमारे पास ये भी है u और टाइम। ठीक है, इसका इंटू 6 इंटू 1 का स्क्वायर, ये आ गया 3 मीटर, यानी कि ये दूसरी इक्वेशन हमारे पास हो गई। तीसरी इक्वेशन टाइम 2 से टाइम 3 के ऊपर हमें निकालनी है। तो s3 इज इक्वल टू 0 माइनस 1/2 इंटू 6 1 का स्क्वेयर इज इक्वल टू -3 मीटर, ये हमारे पास आ गया। ठीक है, अब टोटल डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालोगे, s इज इक्वल टू s1 प्लस s2 प्लस s3, ये ऐसे निकालोगे। टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालने का ये फॉर्मूला होता है इज इक्वल टू 3m, यानी कि एवरेज वेलोसिटी जो है वो कितनी होगी 3/3 इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड। और टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना हुआ है 6 और 3 कितना हो गया वो 9। ठीक है, 9 मीटर। और एवरेज स्पीड कितनी होगी 9/3 यानी कि 3 मीटर पर सेकेंड। ये हमारे पास सारा डाटा मैंने आपको निकाल के, मैंने बोला था कि क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है लेकिन ईजी है। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, इसका बी आएगा। नेक्स्ट है कि इलेक्ट्रिक डायपोल, जिसका डायपोल मोमेंट P इज अलाइंड पैरेलल टू एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल अलाइंड है। एनर्जी रिक्वायर्ड टू रोटेट द डायपोल बाय, कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी उस डायपोल को 90 डिग्री से रोटेट करने के लिए, ये यहाँ पे हमसे पूछा गया है। देखो, जब कोई भी इलेक्ट्रिक डायपोल जो है अलाइंड व्हेन मतलब कि पैरेलली अलाइंड हो, इसका मतलब होता है कि थीटा की वैल्यू यहाँ पे 0 है। और डायपोल इज रोटेटेड बाय 90 डिग्री, इसका मतलब क्या है थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो एनर्जी रिक्वायर्ड टू रोटेट द डायपोल, एनर्जी का फॉर्मूला होता है W इज इक्वल टू यू फाइनल, यानी कि फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है आगे -PE कोस 90 डिग्री माइनस कोस 90 PE कोस 0 डिग्री, ये हमारे पास इसका फॉर्मूला होगा। यानी कि इसको जो हम इक्वेट करेंगे आंसर आएगा PE, सिंपल। ठीक है,
ऑप्शन ए, सॉरी ऑप्शन बी, सी करेक्ट है। नेक्स्ट हमारे पास है एक इलेक्ट्रिक डायपोल जिसका मतलब एक इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट पी इज प्लेस्ड इन एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी ई में रखा गया है। तो डायपोल अक्वायर है पोजीशन, डायपोल ने अक्वायर किया एक पोजीशन सच दैट कि जो एक्सिस ऑफ डायपोल है वो एक मेक्स एन एंगल थीटा, वो एंगल थीटा उसके साथ बना रहा है विद द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड, फील्ड की डायरेक्शन में। अज्यूम करो कि जो पोटेंशियल एनर्जी है डायपोल का वो टू बी जीरो, और जीरो कब होगा जब थीटा इज इक्वल टू व्हेन इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो जो टॉर्क और पोटेंशियल एनर्जी होगा डायपोल का विल बी रिस्पेक्टिवली, वो कितना होगा ये पूछा गया है। देखो जो टॉर्क है ऑन द डायपोल इज गिवन एज, वो कैसे दिया गया है, टॉर्क इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा। पोटेंशियल एनर्जी जो है डायपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड में इज गिवन है, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला यू इज इक्वल टू माइनस पी कोस थीटा ये होता है, राइट। तो अब बचा क्या, कुछ भी नहीं, सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था ये, मैं आपको बता दूं। और यहाँ पे आप दोनों में पॉजिटिव नेगेटिव में कंफ्यूज होगे, और किसमें कोस और साइन में कंफ्यूजन होगी आपको। सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, यहाँ पे कंफ्यूजन आपको कोस साइन और साइन, मतलब कि ये फॉर्मूला ही पूछा गया था यहाँ पे टॉर्क का और पोटेंशियल एनर्जी का, दैट इज इट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी जो है एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पे यानी एक्स वाई जेड किसी पे भी, ऑल इन मीटर तीनों मीटर में इन स्पेस इज गिवन बाय दे रखा वी इज इक्वल टू 4x² वोल्ट। इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट 102 इन वोल्ट पर मीटर इज, तो कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे इन पॉइंट पे हमसे पूछा गया है। देखो इसके लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं, जब हमसे ऐसे एक्सिस में क्वेश्चन दे रखा हो तो उस कंटेक्स्ट में हम कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, वेक्टर ई इज इक्वल टू माइनस डी वी अपॉन डी एक्स आई कैप, तीनों का, ठीक है। हम लिखेंगे, आपको पता होगा एक्स वाई जेड तीन एक्सिस होते हैं, आई के लिए आई कैप यूज करते हैं, वाई के लिए जे कैप और इसके लिए के कैप यूज करते हैं, पता होगा आपको। तो डी वी अपॉन डी एक्स आई कैप प्लस डी वी अपॉन डी वाई जे कैप प्लस डी वी अपॉन डी जेड के कैप, ये हमारे पास आ गया, ठीक है। गिवन वी हमें कितना दे रखा, 4x का स्क्वायर, यानी कि ई इज इक्वल टू माइनस आई डी 4x² अपॉन डी एक्स, ये हमारे पास आ गया, ठीक है। इसका सोल्व करने के बाद सो इज इक्वल टू, इसको फर्दर सोल्व करेंगे, 4 टू द माइनस 8x आई कैप वोल्ट पर मीटर, यानी कि माइनस 8i वोल्ट पर मीटर, ये हमारे पास इसका करेक्ट आंसर आया है। तो नहीं, ये 3 तो नहीं है, सो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट हमारे पास है जो इलेक्ट्रिक फील्ड है एट अ डिस्टेंस 3r/2, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है एट अ डिस्टेंस, कितने डिस्टेंस पे, 3r/2 में, फ्रॉम द सेंटर ऑफ चार्ज्ड कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल के सेंटर से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है 3r/2 के जो डिस्टेंस पे है, ऑफ रेडियस ई, ठीक है, ऑफ रेडियस आर, वो जिसका रेडियस आर है तो उसके इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है ई। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस r/2 फ्रॉम सेंटर ऑफ स्फेयर, अब सेंटर ऑफ स्फेयर से पूछा गया इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस जो कि r/2 में कितना होगा। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है एट अ पॉइंट इनसाइड चार्ज कंडक्टिंग स्फेयर शेल हमेशा जीरो होता है, याद रख लो, रट लो इस बात को, बिल्कुल भी दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, कहीं पे भी ये पूछ लिया जाए, ये बता दिया जाए कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल की बात हो रही है और उसका इनसाइड अंदर का चार्ज पूछा जाए, हमेशा वो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, वहां पे हमेशा चार्ज इनसाइड अ कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल इज ऑलवेज जीरो, ठीक है। तो याद रखोगे, हैंस इलेक्ट्रिक फील्ड। सो नेक्स्ट हमारे पास है जो मीन फ्री पाथ इलेक्ट्रॉन्स का एक मेटल में इज गिवन इन अ मेटल इज कितना है, 4 × 10⁻⁻8 मीटर दे रखा है मीन फ्री पाथ इलेक्ट्रॉन्स का। इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि विच कैन गिव वन, जो कि एक एवरेज पे 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दे सकती है कि इलेक्ट्रॉन को, इन द मेटल विल बी इन यूनिट्स ऑफ वोल्ट पर मीटर, वो इस यूनिट में हमारे पास होगी। तो पूछा गया क्या करेक्ट आंसर आएगा, थोड़ा सा स्पेस बना के सोल्व करते हैं। एनर्जी इज इक्वल टू 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि ई वी नोट इज इक्वल टू 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि वी नोट इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ गया, 2 वोल्ट आ गया। फॉर्मूला हमारे पास होता है जब हमारे पास जो है ऐसे वोल्ट मीटर वगैरह में पूछा जाए, तो ई इज इक्वल टू वी नोट अपॉन डी इज इक्वल टू 2 अपॉन, यहाँ पे वी नोट की वैल्यू 2 है, डी की डिस्टेंस कितना 4 × 10⁻⁻8, सोल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 2 2 जा, यानी कि ये हमारे पास 1/2 कितना 0.5 हो गया, इंटू में ये ऊपर चला जाएगा नेगेटिव से पॉजिटिव में चला जाएगा 10⁸8, यानी कि अब इसको फर्दर सोल्व करोगे, इसका 0 हट के यहाँ पे इसके साथ जो है माइनस में जाएगा, 5 × 10⁻7 वोल्ट पर मीटर, ये हमारे पास जो है इसका करेक्ट आंसर आया, यानी कि
5 × 10⁻⁷ यानी कि सी ऑप्शन जो है करेक्ट है। अ थिन कंडक्टिंग रिंग जो है जिसका रेडियस r है इज गिवन अ चार्ज, जिसने एक पॉजिटिव q चार्ज दिया है। इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ओ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी रिंग की ड्यू टू चार्ज ऑन द पार्ट ए के बी ऑफ रिंग इज वो कितना है e। इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ड्यू टू चार्ज ऑन द पार्ट ए सी डी बी ऑफ रिंग इज, यहाँ पे ए सी डी बी का बताना है, यानी कि ए सी डी बी ये हमें बताना है इतना। देखो वर्बली बता देती हूँ सबसे पहले। बाय सिमेट्री ऑफ फिगर, मतलब इस फिगर की सिमेट्री को देखकर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है एट ओ, इलेक्ट्रिक फील्ड जो ओ के ऊपर है पोर्शन ए सी के कारण, इसको इरेज कर लेते हैं सबसे पहले। पोर्शन कहाँ पे ए और सी, ए सी के पास जो है और बी और डी, ये जो बी और डी है ठीक है आर इक्वल, ये दोनों जो है मैग्नीट्यूड में इक्वल है और डायरेक्शन में अपोजिट है, सो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे कैंसिल कर देंगे, राइट। सिमिलरली जो फील्ड है एट ओ ड्यू टू सी डी के कारण और ए बी के कारण, ये दोनों भी क्या है आपस में इक्वल है मैग्नीट्यूड में और अपोजिट है डायरेक्शन में, तो ये भी एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, राइट। ये भी कैंसिल कर देंगे, एक दूसरे को इन्होंने कैंसिल कर दिया। तो देयरफॉर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा सेंटर में ड्यू टू चार्ज ऑन पार्ट ए सी डी बी इज ई अलोंग ओ के, तो यहाँ पे हमारे पास ओ और के अलोंग, ओ और के अलोंग वो क्या आएगा ई, इलेक्ट्रिक फील्ड सिंपल ई अलोंग ओ के, ये आएगा हमारे पास करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। देखो ऐसे तो दे रखा है ना, ये ऐसे हमारे पास सभी का चार्ज, राइट। तो ओ और के अलोंग जो है हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा ओ के अलोंग ई, सिंपल। एक दूसरे को एलिमिनेट कर दिया इन्होंने क्योंकि सभी जो है दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है और क्या है मैग्नीट्यूड में सेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 पॉइंट चार्जेस प्लस क्यू माइनस क्यू और प्लस क्यू आर प्लेस्ड एट पॉइंट ए, मतलब कि x इज इक्वल टू वाई, वाई इज इक्वल टू ए, जेड इज इक्वल टू 0। दूसरा हमारे पास है x इज इक्वल टू 0, वाई इज इक्वल टू 0, जेड इज इक्वल टू 0। तीसरा क्या है x इज इक्वल टू ए, वाई इज इक्वल टू 0 और जेड इज इक्वल टू 0 रिस्पेक्टिवली। तो जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की, मोमेंट वेक्टर की इस चार्ज असेंबली के लिए आर वो कितनी होगी, तो देखो सोल्व कर लेते हैं इसको थोड़ा सा स्पेस बनाकर। तीन पॉइंट चार्जेस प्लस क्यू माइनस 2q एंड प्लस क्यू आर प्लेस्ड एट पॉइंट्स बी ओ और ए, जो कि रिस्पेक्टिवली हमें तीनों का दे रखा है, वो मैंने आपको बोल के बताया था। जो सिस्टम है वो कंसिस्ट करता है दो डायपोल मोमेंट वेक्टर, किसकी वजह से, ड्यू टू प्लस क्यू एंड माइनस क्यू की वजह से, और अगेन ड्यू टू प्लस क्यू एंड माइनस क्यू की वजह से, चार्जेस हैविंग इक्वल मैग्नीट्यूड क्यू ए, जिनका मैग्नीट्यूड इक्वल है, यानी क्यू ए यूनिट्स, वन अलोंग, एक तो ओ ए के अलोंग है और दूसरा जो है ओ बी के अलोंग है। हैंस जो नेट डायपोल मोमेंट होगा यानी कि पी नेट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, उसका फॉर्मूला हमारे पास क्या होगा, रूट क्यू ए का होल स्क्वायर प्लस क्यू ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू रूट 2 क्यू ए अलोंग, किसके अलोंग, ओ पी के अलोंग एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस, मतलब कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, ठीक है, वो 45 डिग्री। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस और ये हो गया जेड एक्सिस, ठीक है। यहाँ पे ए ये हो गया बी वाला और ये हमारे पास क्या है ओ पॉइंट। तीनों चार्ज हमें पता है, यहाँ पे पॉजिटिव क्यू ए 0 0 हमें दे रखा है, यहाँ पे बी का पॉजिटिव क्यू है कितना दे रखा है 0 ए और 0, यहाँ पे -2 क्यू है कितना दे रखा है 0 0 और 0, तीनों का 0 है। तो हैंस यहाँ पे जब हम देखेंगे तो ये हमारे पास क्या बनेगा, एक 45 डिग्री, ठीक है। यानी कि करेक्ट ऑप्शन क्या आया हमारे पास इसका, करेक्ट ऑप्शन हमारे पास इसका आया है ए, रूट टू क्यू ए अलोंग लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट्स, ये हमारे पास आया इसका करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो इसी के साथ हमारे पी वैक्यूज जो है इस चैप्टर के फिनिश हो गए, उम्मीद आपको समझ आए होंगे, ठीक है। बाकी एनसीईआरटी से आप खुद एक रीडिंग ले सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।